हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में मैंने आपको एक गिरफ्तारी के बारे में बताया था कि दिल्ली पुलिस की एक सेल ने किस तरह से एक न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट है, एक न्यूज क्लिक नाम का एक समाचार पोर्टल है, उसके संपादक जो थे प्रवीर पुरकायस्थ, उनको गिरफ्तार कर लिया था। आरोप बड़े ही विचित्र से थे, उन पे आरोप लगे थे और मुझे अभी भी याद है कि उस एपिसोड पर शायद मेरा वो ऐसा एक न्यूज था जिस पर बहुत कमेंट्स आए थे और बहुत चर्चाएं हुई थी उस पर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने उस पर स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला जो है, ये जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए, जिस तरह से किया जाना चाहिए हैंडल, वैसे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरी FIR थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। तो ये मामला आपको बताऊंगा। तो खैर, लेकिन इस पूरे मामले में जो एक इनके वयोवृद्ध एक वरिष्ठ पत्रकार थे प्रवीर पुरकायस्थ, जो न्यूज क्लिक के संपादक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यूज क्लिक के जो HR हेड थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके जमानत की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुकी थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब से कुछ देर पहले भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रवीर पुरकायस्थ को जमानत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है, और साथ के साथ उन्होंने सिर्फ जमानत देने की घोषणा नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुरकायस्थ को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, वो गिरफ्तारी का तरीका पूरी तरह से गैरकानूनी है, उसमें कुछ भी न्याय सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वॉइड ठहराया, उनकी गिरफ्तारी को गलत ठहराया, और साथ में यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद लिए गए सभी निर्णय, जैसे उनको रिमांड पे भेजा गया, रिमांड में जो भी उनके साथ गतिविधियां की गई, ये सारी गतिविधियां गैरकानूनी है और उनको पूरी तरह से समाप्त करके पुरकायस्थ को तुरंत छोड़ा जाए। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आज जो है दे दिया है। अब समझते हैं कि यह मामला क्या था। मामला तो बहुत मामूली सा है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश क्यों दिया और यह भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक किस समस्या की ओर इशारा करता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया आज है 15 मई, और 15 मई को जो है इस सेल की लास्ट डेट है। ये जो इंडियन समर सेल चल रही है, इसकी लास्ट डेट है 15 मई। 17 तारीख सुबह 8 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगा के 26,999 में आप आज इस बैच को ले सकते हैं। याद रखिएगा, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, मेंस वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन भी होकर आपको रोज मिलेगा, और साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम लोग दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सही शक्ल प्रदान कीजिए। चलिए, तो भैया हुआ क्या, यह मामला पहले आपको बता देता हूं जल्दी से, बहुत संक्षेप में। यह मामला क्या है कि अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स ना, आप सबने नाम सुना होगा, और बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स नाम का, अमेरिका का एक अखबार है। इस अखबार में क्या हुआ, एक रिपोर्ट छपी। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से। एक रिपोर्ट छपी और इस रिपोर्ट में यह छपा कि भैया चाइना जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे देशों के समाचार तंत्र पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये NYT की रिपोर्ट है, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। मैं खुद इसको दुनिया के सबसे शानदार अखबारों में से एक मानता हूं। तो NYT में एक रिपोर्ट छपी, उन्होंने एक सर्वे किया और पाया कि चाइना क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया कि चीन जो है वो क्या प्रयास कर रहा है कि बहुत सारे देशों में इस प्रकार के जो न्यूज पोर्टल हैं, उन न्यूज पोर्टल्स के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो चीन जो है वो बहुत सारे पोर्टल्स में गैर कानूनी तरीके से निवेश कर रहा है। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि भाई उन पोर्टल्स को हम पैसा देते रहें और वो जो है जो लाइन हम उनको बताएं, फिर उसी लाइन की वो खबरें छापें, उसी दिशा की, उसी साइड की वो खबरें छापें। ऐसा एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था, और इस आर्टिकल में भारत में न्यूज क्लिक का नाम दिया गया था। लिखा था कि भारत में एक newsclick.in करके जो वेबसाइट है, ये न्यूज़क्लिक जो है ये चाइना की एक बेनिफिशियरी है। चाइना इस तरह से जो इन समाचार एजेंसियों की फंडिंग करता है, उनमें भारत में न्यूज़क्लिक का नाम भी आता है। यह रिपोर्ट छपने की देर थी कि हंगामा हो गया।
और होना भी चाहिए, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए, इस पर बहुत गहनता से सघनता से जांच नहीं होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भाई चाइना, हमारे से बहुत अच्छे संबंध तो चाइना के हैं नहीं, तो ऐसे में चाइना अगर हमारे किसी समाचार एजेंसी में निवेश कर रहा है तो उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक समाचार रिपोर्ट का, क्योंकि याद रखिएगा भारत के किसी भी न्यायालय में न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो होता है वो सबूत नहीं माना जाता। यह आपको, आप में से कई लोग कानून के विद्यार्थी होंगे, आप जानते होंगे कि समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के आधार पर आप मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन इस समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, बहुत सारी जगह छापे मारे, और इन छापों के बाद क्या किया, न्यूज क्लिक के जो संपादक थे प्रवीर पुरकायस्थ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार करके अब यहां से शुरू होती है प्रोसीजरल प्रॉब्लम। देखिए होता क्या है, कई बार पुलिस जो होती है उसके पास ये इंसेंटिव होता है, वो ऐसा चाहती है कि कुछ लोगों को जेल में रखा जाए। अब वो कारण कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हो सकता है इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना मिला हो, तो इन पर आरोप ये लगाया गया कि विदेशी फंडिंग के जो कानून है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, विदेशों से पैसा लिया है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें छपी। लेकिन उसका कोई सॉलिड साक्ष्य पब्लिक डोमेन में कभी आया नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप कानूनी तरीके से विदेशों से पैसा ले रहे हैं तो यार वो अपराध थोड़े ना है। मतलब ऐसे तो आप, भारत के कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें विदेशों से पैसा लगा हुआ है। भाई आप जो फंडिंग, आपने सुना होगा स्टार्टअप में फंडिंग आई, इधर से आई उधर से आई, बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आती है, बहुत सारी फंडिंग चाइना से भी आती है। तो उस दशा में क्या उसको आप गैर कानूनी मान सकते हो? उत्तर है नहीं। तो खैर वो एक अलग बात है कि यह मामला कितना मजबूत था कितना नहीं, वो एक अलग बात है। प्रवीर पुरकायस्थ को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी को लेकर भारत का संविधान और भारत का कानून हर नागरिक को अधिकार देता है। जैसे आप भी याद रखिए कि जीवन में कभी आपको भी ऐसा मौका पड़े तो कोई भी पुलिसकर्मी आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको उसका कारण बताया जाना मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि आपको लिखित में वो कारण बताया जाएगा कि आप पर ये आरोप है, इन कानूनों के उल्लंघन के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुरकायस्थ का आरोप यह था कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया मैं पूछता रह गया, कोई कारण हमको बताया ही नहीं गया। इसके अलावा पुरकायस्थ के मामले में यह कहा गया कि 3 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया गया, 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और इनको न्यायाधीश के सामने 4 अक्टूबर की सुबह 6 बजे प्रस्तुत कर दिया गया। मतलब ऐसा लगा कि इनको रिमांड में भेजने की इतनी जल्दी थी कि इनके वकील को, इन सबको बताने की कोई जरूरत भी नहीं समझी गई। 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे, आप समझ रहे हो, सुबह 6 बजे इनको जो है न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया और न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करके इनको रिमांड पे भेज दिया गया। रिमांड की सुनवाई के दौरान इनका वकील मौजूद तक नहीं था, जो सरकारी वकील था बस वही था। पुरकायस्थ ने उस पर आपत्ति करी कि भैया मेरा वकील को तो आने दीजिए, ये कैसी सुनवाई चल रही है कि मेरा तो वकील ही नहीं आया। तो ये बात क्लियर है। लेकिन यहां पर फिर इनको रिमांड पे देने के बाद इनके वकील को फोन करके बताया गया और जो रिमांड का आदेश था वो वकील को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। तो अब जो है इसके बाद जो है यह बात एकदम स्पष्ट है कि यहां पर एकदम क्लियर लग रहा था कि भाई पुरकायस्थ को जबरदस्ती किसी ना किसी प्रकार से जेल में रखने का प्लान बनाया जा रहा है। इनकी कंपनी के जो एचआर हेड थे, ह्यूमन रिसोर्सेज के जो हेड थे अमित चक्रवर्ती, उनको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ दिन बाद, लगभग 1 हफ्ते बाद अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अमित चक्रवर्ती को जनवरी में कोर्ट ने माफी दे दी और ये सरकारी गवाह बन गए। तो अमित चक्रवर्ती जो है ये बन गए सरकारी गवाह और कोर्ट ने इन्हें क्या किया, माफी दे दी जनवरी में। ये जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई ये बोले अब हम सरकार का सहयोग करेंगे जांच में, ये करके इन्होंने डील कर ली, इन्होंने माफी ले ली और अमित चक्रवर्ती बन गए सरकारी गवाह। तो अब इस पूरे मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली आपत्ति बेटा इसी बात पर करी कि ये जो आपको मैंने बताया कि भैया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, क्या आरोप है क्या आरोप नहीं है, ये सब तो सेकेंडरी है, इस सबको तो हम बाद में सुनेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने गिरफ्तारी का कारण क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये बताएं कि गिरफ्तारी का कारण आपने क्यों नहीं बताया।
ऐसी क्या मजबूरी थी, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या आपको कारण पता नहीं था? और अगर पता था तो आपने उसको क्यों नहीं बताया? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, ये जल्दबाजी क्या थी कि आपने 3 तारीख को गिरफ्तार किया, 4 तारीख की सुबह 6 बजे आपने उसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया, उसी दिन रिमांड पे भेज दिया, उसके वकील को बुलाया तक नहीं, बताया तक नहीं गया। ये जल्दबाजी क्या थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया केस की मेरिट तो बाद में आती है कि केस कितना मजबूत है, कितना कमजोर है। ये जो गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। आपने जिस तरह से इस आदमी को गिरफ्तार किया, यह गिरफ्तार करने का तरीका गैर कानूनी है। कोर्ट ने यह बात याद रखिएगा कि कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि केस बेकार है, केस वीक है, नहीं। कोर्ट ने कहा केस की तो हम सुनवाई ही नहीं कर रहे अभी, हम तो यह कह रहे हैं कि आपने गिरफ्तार कैसे किया भैया, यह कौन सा तरीका है गिरफ्तार करने का? तो कोर्ट ने गिरफ्तार करने के तरीके पर ही अभी यह कह दिया कि भाई आप यह गिरफ्तार करने का पूरा तरीका गैर कानूनी है, इसलिए हम इस गिरफ्तारी को वैध नहीं मानते, इस आदमी को तुरंत छोड़िए। कोर्ट ने कहा कि आपने तरीके से, कायदे से गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार करने के कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, आप उनको तुरंत छोड़िए। कोर्ट ने तुरंत इनको छोड़ने का आदेश दिया है और कहा है कि जमानत की जो भी शर्तें हैं वो ट्रायल कोर्ट तय करेगी, कि जमानत की शर्तों के लिए आप ट्रायल कोर्ट के पास जाइए, जमानत की शर्तें जो हैं वो ट्रायल कोर्ट तय करेगी। एक जो जहां पर ट्रायल चल रहा है वो इसको तय करेगा कि भाई जमानत की शर्तें क्या हो। लेकिन ये पूरी गिरफ्तारी जो है ये असंवैधानिक है, ये पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया गैर कानूनी है, ये बोल के कोर्ट ने इन पर छोड़ दिया, यहां पर छोड़ दिया है। और 2024 की ही फरवरी में एक मामला हुआ था, पंकज बंसल मामला। 2024 में ही पंकज बंसल मामला हुआ था, जहां पर ईडी ने पंकज बंसल नाम के एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया था और यहां पर भी कोर्ट ने छोड़ दिया था क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार करते हुए कारण नहीं बताया था। तो 2024 के फरवरी में कोर्ट ये जजमेंट दे चुका है कि गिरफ्तारी का कारण अगर ना हो तो आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। कारण बताना अनिवार्य है, भले ही वो ईडी हो, भले ही वो सीबीआई हो, भले ही वो आतंकवाद विरोधी कानून हो, कोई भी कानून हो देश के अंदर, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने ईडी ने गिरफ्तार किया या आतंकवाद विरोधी कानून में गिरफ्तार किया तो आप जो है कारण नहीं बताएंगे, कारण बताना अनिवार्य है व्यक्ति को, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कारण ना बताने के कारण यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इनको तुरंत छोड़िए, इनको तुरंत जमानत दीजिए। और साथ के साथ फिर वहां पर सरकार ने यह पूछा कि सर हम इनको ढंग से, ठीक तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानूनन आपको जो करना है आप कर सकते हैं, पर यह गैर कानूनी तरीके से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस बात की संभावना है, पर्याप्त संभावना है, मुझे लगता है कि पुरकायस्थ को छोड़ा जाएगा और छोड़ने के बाद उनको कानून सम्मत तरीके से शायद फिर गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन पे आरोप जो लगे हैं उनकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा सवाल जो आता है, जो मेरे जहन में आ रहा था और मुझे लगता है मैं आपसे उसकी चर्चा करूं, वो ये है कि अगर इतनी बड़ी प्रोसीजरल प्रॉब्लम थी, भाई इतनी बड़ी प्रक्रियागत समस्या थी, और ये तो ट्रायल कोर्ट में भी कह चुके हैं इस बात को, ये तो इस बात को हाई कोर्ट में भी कह चुके हैं, तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया कि भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया जो कि अनिवार्य है? तो भारत में, जो मैं हमेशा कहता हूं, एक न्यायिक अनुशासन की थोड़ी सी कमी है। जैसे अगर कोई जज कुछ भी निर्णय दे दे जो कि कानून सम्मत ना भी हो, तो जो ऊपर के न्यायालय होते हैं उस डिसीजन को पलट देते हैं, लेकिन जज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अन्य किसी भी काम में, अन्य दुनिया की किसी भी नौकरी में आप अगर खराब काम करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? भाई आप आईएएस बन जाओ और कल को आपके क्षेत्र में दंगा हो जाए, आप उसे नियंत्रित ना कर पाओ, या आप कुछ गलत काम करो तो आप पे सरकार कार्रवाई करेगी, आपका तबादला हो सकता है, आपको निलंबित किया जा सकता है, आपको बर्खास्त किया जा सकता है, ये सारी चीजें संभव है। न्यायपालिका में इस प्रकार के अनुशासनात्मक कार्रवाई की बहुत कमी है। तो इस कारण से कोर्ट इस तरह के हाउलर, इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं। इनको तो पहले दिन छोड़ देना चाहिए था। अगर गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया तो यह तो जमानत का सीधा आधार है। तो यह चीज तय करने में, अक्टूबर में गिरफ्तार आदमी को यह चीज तय करने में आपको मई तक लग गया, यानी कि 7 महीने बाद आप यह कह रहे हो कि कारण नहीं बताया था इसलिए इसको छोड़ दो। तो क्या ये एक भारत के न्यायिक अनुशासन की कमी को दिखाता है कि निचले न्यायालय जो है भारत में, वहां पर न्यायिक अनुशासन की एक कमी है जिसको सुधारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये मैं आपको बता दूं, ये
जीएस 2 में आपका जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का जो टॉपिक आता है उसके अंदर ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इन चीजों को आप प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रश्न भी आपको मैं दिखा देता हूं, मैं कई बार कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सवाल भी जरूर दिखाऊं। चलिए, इनमें से आपको सत्य कथन पहचानना है, ये एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को बंद करेंगे। इनमें से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। आतंकवाद विरोधी कानूनों में अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? कानून कोई भी हो, गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, तो यह गलत हो गया। गिरफ्तारी का कारण ना बताया जाना पूरी प्रक्रिया को अवैध ठहरा सकता है, यह बात सही है, जैसा पुरकायस्थ मामले में कोर्ट ने कहा है। तो आपका केवल 2 उत्तर इसमें सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, केवल 2 सही है, पहला कारण जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि भाई P2I बैच जो है वो आपका शुरू हो रहा है 17 तारीख से, लेकिन हमारी समर सेल जो थी वो केवल आज तक है, केवल 15 मई तक है। ये याद रखिएगा, हमारी समर सेल केवल 15 मई तक है। बैच 17 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। ये एजे लाइव कोड आपको लगाना है और आप 26,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का समाधान, आपको फीडबैक मिलेगा। साथ के साथ आपको जो है प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज और इसके अलावा 18 किताबें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाकर रहने, खाने, पढ़ने सबकी सुविधा हमारे साथ मिलेगी इसी फीस के अंतर्गत। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।